केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऐसे में हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि आखिर इतने बड़े एक्शन की तैयारी कब हुई। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के लिए क्या क्या किया। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अलावा पीएफआई से जुड़े 8 अन्य संगठनों पर भी गृह मंत्रालय ने पाबंदी लगा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि संगठन के सदस्य सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जाकर आईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। इसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। दिल्ली के दंगों से लेकर सीएए कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में इसका हाथ था। इतना ही नहीं, इस संगठन ने देश विरोधी कई बड़ी साजिशें रची हैं। ये जान लेना जरूरी है कि पीएफआई आखिर किस बला का नाम है। बता दें कि पीएफआई के खतरनाक आतंकी मंसूबों की कहानी 1992 के बाबरी विध्वंस से निकली है। मुस्लिम हितों की रक्षा करने के नाम पर मुसलमान नेताओं ने 1994 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की। धीरे धीरे ये संगठन इस राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया। इस संगठन का नाम सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। 2003 में कोझिकोड में 8 हिंदुओं की हत्या के बाद इस संगठन पर आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगे। ये बात अलग है कि ये आरोप साबित नहीं हो सके। हिंसक गतिविधियों में नाम आने के बाद इस संगठन की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके बाद नवंबर 2006 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनडीएफ के अलावा दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई अस्तित्व में आया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पीएफआई जैसे संगठन जिसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी थीं, उसे उखाड़ फेंकने का प्लान कैसे तैयार हुआ। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू हुई। यहां शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां गृह मंत्री शाह ने कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ बैठक की। यहीं से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। इसके बाद शाह दिल्ली लौटे और तेज तर्रार अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई। अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में पीएफआई के खिलाफ पूरी योजना को जमीन पर उतारने का खाका खींचा गया। बैठक के बाद इस पर काम करने के लिए टीमें गठित की गईं, जिनका काम था कि पीएफआई नेटवर्क की मैपिंग करना, इसके अलावा पीएफआई फंडिंग का पता करना और सबूत इकट्ठा करना। वहीं इस टीम ने पूर्व में हुए सभी दंगों और घटनाओं के खिलाफ फिर से जांच शुरू की थी। पीएमओ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद डोभाल ने अपना काम शुरू कर दिया। 2 सितंबर को डोभाल पीएम मोदी के साथ केरल पहुंचे। यहां आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आए, लेकिन डोभाल केरल में ही रुक गए। 21 सितंबर को डोभाल ने सभी अधिकारियों को 22 सितंबर की सुबह ही एक्शन का आदेश दे दिया था। सुबह होते ही एनआईए और ईडी की टीमों ने 15 राज्यों में 150 से ज़्यादा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। केंद्रीय एजेंसी ने 27 सितंबर को दूसरी बड़ी छापेमारी की। ये छापेमारी 7 राज्यों में हुई और 230 से ज़्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।